तो देखो आज की हमारी इस क्लास में जो है अब हम प्रोडक्ट के ऊपर ही मतलब फर्दर काम करेंगे, बिकॉज़ हमारे इस जो हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें हम सबसे पहले प्रोडक्ट ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो सही है, एक तो हमें प्रोडक्ट ऐड करने हैं, एक तो ये बात हो गई, और दूसरा मैंने आपको परसों लिंक पढ़ाया था लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। आज हम थोड़ा सा और एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फ़िलहाल आप देखिए कंट्रोलर्स मैंने रखे हैं, तो मैंने रखा होम कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर एंड एडमिन कंट्रोलर। अब मैंने आपको कल ही कहा था कि दैट प्रोडक्ट के सारी जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हम प्रोडक्ट कंट्रोलर में ही करेंगे, यानी कि जितना भी प्रोडक्ट कंट्रोलर प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम कहाँ पर करेंगे। अब हम आगे मतलब थोड़ा प्रोग्रामिंग में एडवांस्ड लेवल पर जाएंगे, है ना। अब आप इस तरह से देखो, आपने इससे पहले ऊप्स कॉन्सेप्ट तो पढ़े हुए हैं, है ना, आपने पढ़ा हुआ है ऊप्स कॉन्सेप्ट, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहते हैं कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के ही रिलेटेड सारे काम करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के अराउंड ही होते हैं। ठीक है, हम सारी चीज़ें हमारी जितनी भी होती हैं वो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट होती हैं। हमारे पास क्लासेस होते हैं और उन क्लासेस के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंड एवरीथिंग वी डू इज़ रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चाहे हम ऑब्जेक्ट हम एक नई इंस्टेंस क्रिएट करें, इंस्टेंस क्रिएट करना का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना किसी क्लास का, है ना। और क्लास हमको पता है कि दैट क्लास भी असल में ऑब्जेक्ट का ही ब्लूप्रिंट होता है। अब एक तरह का प्रिंसिपल आज आप और भी समझो, ऊप्स कॉन्सेप्ट को छोड़कर हम कोडिंग जब करते हैं, मैंने आपको कहा था कि दैट हम कौन सा कॉन्सेप्ट अक्सर मतलब यूज़ करते हैं यहाँ पर, हम डोमेन फर्स्ट या सॉरी हम मॉडल फर्स्ट या डेटाबेस फर्स्ट या मॉडल फर्स्ट अप्रोच के थ्रू काम करते हैं। अभी आप देखो, मैं इससे पहले अभी एक कुछ चीज़ देख रहा था यहाँ पर, ठीक है, तो आप भी इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें पहले। तो अभी परसों हम इसके बारे में बात कर रहे थे, अभी आप फिर से देखो अगर कहता है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन क्लासेस पहले से ही है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन क्लास ऑलरेडी है, देखो अभी आप सब लोग यहाँ पर डोमेन क्लासेस ही लिख रहे हो, है ना। मैंने सबको यही टास्क दिया है कि दैट आप सब लोग अपने प्रोजेक्ट्स के क्या लिखोगे, डोमेन क्लासेस। मैंने आपको बोला था कि आप फिग्मा के फिग जैम के ऊपर डिज़ाइन करोगे पहले इनको, देन यू विल बी ट्राइंग टू राइट देम ऑन योर ओन। अब यहाँ पर देखो, अगर आपके पास डोमेन क्लासेस ऑलरेडी है, ऑलरेडी हैव एग्जिस्टिंग डोमेन क्लासेस, येस, अगर आपके पास है तो येस, तो कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, अगर एग्जिस्टिंग डेटाबेस में येस है, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस प्रेजेंट है एंड यू हैव टू वर्क विद दैट डेटाबेस, देन आप मत मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज आपको तो फिर डेटाबेस के ऊपर काम करना है, तो इट्स अ डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। एंड क्या आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है? नो। अगर नो है, अगर एग्जिस्टिंग डेटाबेस क्या है, नो, देन क्या आप प्रेफर करोगे एक डीबी मॉडलिंग डिज़ाइनर को, विजुअल डिज़ाइनर फॉर डीबी मॉडलिंग, जैसे कि हम भी करते हैं ना, भी डीबी मॉडलिंग के लिए आपने विजुअल डिज़ाइनर किसको लिया, फिग्मा को, विजुअल डिज़ाइनर फॉर डीबी मॉडलिंग। अभी आप क्या कर रहे हो, डीबी मॉडल, आप डेटाबेस के लिए मॉडल्स रेडी कर रहे हो। तो मैंने आपको कहा कि कहाँ पर करो, आप थोड़ा सा उसके लिए विजुअली बनाओ, ठीक है, खुद से, तो उसको बोलते हैं विजुअल डिज़ाइनिंग। क्या बोलते हैं? तो अगर आप विजुअल डिज़ाइनर यूज़ करना चाहते हो एंड आप पहले विजुअली देखना चाहते हो कि दैट मैं मॉडल्स में क्या क्या रखूँ, अगर येस है तो ये मॉडल फर्स्ट अप्रोच हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो ये फ्लो चार्ट यहाँ पर है कि दैट अगर अब आप प्रेफर नहीं करते, हाँ, अगर आप प्रेफर नहीं करते विजुअल डिज़ाइनिंग को, यानी कि आप नहीं चाहते कि डीबी मॉडलिंग को मैं पहले विजुअली कहीं पर बनाऊं, फिग्मा के ऊपर या किसी पेज के ऊपर या कहीं पर भी, अगर आप नहीं चाहते, अगर आप नो है यहाँ पर, अगर आपका आंसर नो है, इट मीन्स देन आप डिज़ाइन करोगे पहले किसको, फिर डेटा। अगर आप डेटाबेस को ही डिज़ाइन फर्स्ट करोगे देन इट विल बी अ डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, ओके। अगर नहीं तो इट विल बी अ कोड फर्स्ट अप्रोच। तो इसका मतलब जब हम इनिशियली कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो हम डिसीजंस लेते हैं ना बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, अगर हमारे पास पहले से डेटाबेस है या नहीं है, क्या आप क्रिएट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो ये हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है ना इनिशियली, ठीक है, इसी की वजह से आप या तो कोड फर्स्ट अप्रोच को सिलेक्ट करोगे, या तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को सिलेक्ट करोगे, या तो मॉडल फर्स्ट अप्रोच को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये तो एक बात थी, हमने परसों भी इसके बारे में बात किया था कि व्हाट इज़ मॉडल फर्स्ट, व्हाट इज़ डेटाबेस फर्स्ट एंड व्हाट इज़ कोड फर्स्ट अप्रोच। लेकिन आज मैं आपको इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट कुछ चीज़ पढ़ाऊंगा, उनको हम कहते हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं?
सॉलिड प्रिंसिपल। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर सॉलिड प्रिंसिपल्स, तो मैं आपको ज़्यादा हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हम इसको फिर आगे जाकर और भी पढ़ने वाले हैं बहुत बार। तो ज़रा इस इमेज को आप देख लीजिए। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, पहले इनको यहाँ पर ओपन करते हैं, देन ओपन इमेज इन द न्यू टैब। नाउ यू चेक। सही, इसमें तो अच्छी क्वालिटी नहीं आई, ये क्या हो गया, इसको देखते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब देखो आप, अभी आपको दिख रहा है या चलो मैं इसको अब करता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब, अब शायद मे भी ओपन हो जाए बड़े टैब पर। ठीक है, तो व्हाट इज सॉलिड प्रिंसिपल्स? तो दीज आर सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स, SOLID। कभी सुना है इनके बारे में? नहीं। तो पहला प्रिंसिपल जो इसमें है दैट्स एन S मीन्स सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो अगर हम देखेंगे व्हाट इज सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, SRP, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? SRP। देखो यहाँ पर इसकी जो बुक डेफिनेशन है वो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन फिर मैं आपको कोशिश करूँगा एनालॉजी से समझाने की कि व्हाट इज एक्चुअली S, सॉलिड रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। ये कहता है कि द क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। एक क्लास का सिर्फ एक ही रीज़न होना चाहिए चेंज होने के लिए। मतलब अगर तुम चेंज होंगे अपनी लाइफ में, मान लो तुम सिर्फ एक वजह से चेंज हो सकते हो, ठीक है, मतलब एक ही रीज़न है आपके चेंज होने में, बाकी आप कुछ भी करो, आपके पेरेंट्स कुछ भी करें, आप मतलब चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। ठीक है, अब ये बुक डेफिनेशन, मैंने सीधा डेफिनेशन का मीनिंग आपको बताया, लेकिन आपको मैं इस तरह से बताऊं, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब असल में होता है कि दैट एक क्लास जो है, जो आप क्लास बनाते हो ना, जिस क्लास में आप कोई चीज़ डिफाइन करते हो, जिसमें आप प्रॉपर्टीज़ बनाते हो, मेथड्स लिखते हो, जिसका कंस्ट्रक्टर बनाते हो, एक क्लास का एक ही काम होना चाहिए। ए क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू एग्जिस्ट। समझ रहे हो? एक क्लास का सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए, क्या होने के लिए? एग्जिस्ट होने के लिए। मतलब आप क्लास में मल्टीपल चीज़ें मत करो। मल्टीपल चीज़ें मतलब एक क्लास के अंदर आप मान लो टोकन क्रिएट कर रहे हो, आपने एक क्लास बनाई जहाँ पर आपने मेथड लिखा क्रिएट टोकन का, आपने एक क्लास लिखी जहाँ पर आपने एक मेथड लिखा वेरीफाई टोकन का। ठीक है, तो मैंने इनको एक ही क्लास में रखा है। अगर आपको याद होगा, मैंने एक क्लास बनाई है टोकन सर्विस नाम से, एंड उस टोकन सर्विस के अंदर मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी किया है, एंड उस टोकन सर्विस क्लास में कंस्ट्रक्टर भी है, या मे भी नहीं भी हो सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उस टोकन सर्विस में कितने मेथड्स हैं? 2 ही, और वो दोनों ही उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस क्लास के उन मेथड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टोकन को क्रिएट करना, टोकन को वेरीफाई करना, और बाकी कोई चीज़ है वहाँ पर जैसे कि लॉग इन करना? नहीं। लॉग आउट करना, रजिस्टर करना, उसका लॉजिक वहाँ पर लिखा नहीं है। तो इससे क्या होता है? इससे आप कल को डीकपलिंग कर सकते हो। तो मान लो, आप ऐसा समझ लो कि एक ऐसा बंदा है जो फुल स्टैक डेवलपर है, बैक एंड भी करता है, फ्रंट एंड भी करता है, डिज़ाइनिंग भी करता है, ठीक है, उसके बाद मान लो पढ़ाता भी है, मान लो मैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, सॉरी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। यानी कि अगर आप ऐसे देखोगे, अगर आप प्रोग्रामिंग में भी इसको लोगे, इसका मतलब एक इंसान को थोड़ा थोड़ा हर किसी चीज़ में से आता है, लेकिन वो किसी एक चीज़ का मास्टर नहीं है। तो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि दैट एक सिंगल क्लास एक ही काम करना, एक ही तरह का काम करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, मीनिंग इट शुड हैव अ सिंगल वेल डिफाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मीनिंग इट शुड हैव ओनली वन रीजन टू एग्जिस्ट एंड ओनली वन रीजन टू चेंज। मान लो अगर आपको ये फंक्शन चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, आपको अगर ये फंक्शन अपने कोड के अंदर चाहिए, तो ये क्लास का एग्जिस्ट होने का या चेंज होने का रीजन बनता है। ठीक है, अगर आपको ये फंक्शनैलिटी चाहिए तो आप इसको रखो अपने प्रोजेक्ट में, अगर वो फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव करो। ठीक है, तो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि दैट आप क्लासेस को मैसी नहीं बनाओगे, आप एक ही मेथड, एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स नहीं लिखोगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी अगर हम कोडिंग में जाएंगे, आप देखो मैंने एडमिन के लिए अलग से क्लास बनाई, एडमिन कंट्रोलर। तो व्हाट इज एडमिन कंट्रोलर? क्लास ही तो है ना, एडमिन कंट्रोलर क्लास है ना, इनहेरिट कहाँ से करता है? कंट्रोलर से, बट है तो क्लास। यहाँ पर जितने भी एक्शन मेथड्स में बनाऊंगा, दिस एक्शन रिजल्ट दीज आर एक्शन मेथड्स। हाँ, तो जितने भी एक्शन रिजल्ट मेथड्स हैं यहाँ पर, ये सब के सब किसके रिलेटेड है? एडमिन के रिलेटेड। क्या मैं यूज़र का कोई यहाँ पर ले सकता हूँ? कोई ला सकते हैं, मैं बना सकता हूँ यूज़र डैशबोर्ड भी वहाँ पर, लेकिन वो फिर खुलेगा कैसे? एडमिन /user/डैशबोर्ड। एक तो वो राउट अच्छा नहीं दिखेगा, और दूसरा
ये सही भी नहीं है कि आप एडमिन कंट्रोलर में किसका लॉजिक कंट्रोल कर रहे हो, किन पेजेस को कंट्रोल कर रहे हो, यूज़र के पेजेस को। इसीलिए कंट्रोलर्स में मैंने एडमिन कंट्रोलर अलग बनाया, होम कंट्रोलर अलग बनाया, प्रोडक्ट कंट्रोलर अलग बनाया, यूज़र कंट्रोलर अलग बनाया, और मैं चाहता हूँ कि मैं हर किसी कंट्रोलर में उनके ही स्पेसिफिक हिसाब से, मतलब जो कंट्रोलर का नाम है उसके नाम से ही मुझे पता चलना चाहिए कि दैट मैंने इसके अंदर कल को क्या क्या रखा होगा। तो इससे आप सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर करते हो और स्केलेबिलिटी भी इंश्योर करते हो। देखो कल को जितने भी डेवलपर्स होंगे अगर वो इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, कम से कम उनको भी समझ में आएगा कि दैट एडमिन कंट्रोलर के अंदर किसका लॉजिक लिखा होगा, एडमिन का, होम के अंदर होम का, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट का, और यूज़र के अंदर यूज़र का। दैट्स वाई आप देखो यूज़र कंट्रोलर के अंदर हमने जितने भी मेथड्स बनाए, अगर मैं सारे मेथड्स आपको दिखाऊं, हमारे पास 4 मेथड्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। एक तो हमारे पास होगा रजिस्टर, लॉगिन और रजिस्टर का गेट। तो मेरे पास टोटल कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं, ओके। और यहाँ पर मैंने इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी किया हुआ है, किस चीज़ का, टोकन सर्विस का, है ना। यहाँ पर टोकन सर्विस एंड SQLDB कॉन्टेक्स्ट दोनों ही इंजेक्ट हुए हैं। और यहाँ पर मेरे पास कितने मेथड्स हैं, यहाँ पर मेरे पास 4 मेथड्स हैं, ओके, 4 एक्शन मेथड्स, सही है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, इसी तरह से आप देखो होम कंट्रोलर के अंदर आई एम हैविंग इंडेक्स मेथड, प्राइवेसी मेथड, अबाउट मेथड, ओके। ये भी बनाता है कि चलो हाँ भाई, इंडेक्स हो गया, मेन पेज, प्राइवेसी, होम/प्राइवेसी/होम/अबाउट। तो ये यहाँ पर पहला प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब इसके बाद एक और प्रिंसिपल है, दैट्स कॉल्ड एज OCP। क्या बोलते हैं, OCP, ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दैट एक क्लास के अंदर जो भी आप मेथड्स बनाओगे, ठीक है, उनमें मॉडिफिकेशन मत करो, एक्सटेंशन करो। यानी कि सॉफ्टवेयर एंटिटीज़, अब सॉफ्टवेयर एंटिटीज़ यानी कि एक पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो एंटिटीज़ होती हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे सॉफ्टवेयर बनता है, उनको आप क्या बोलोगे, सॉफ्टवेयर एंटिटीज़। जैसे कि क्लासेस हो गए, उनके ऑब्जेक्ट्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, मिडलवेयर्स हो गए, ये सारे के सारी चीज़ें क्या है, दीज आर एंटिटीज़, सॉफ्टवेयर एंटिटीज़। तो रूल ये बोलता है कि दैट सॉफ्टवेयर एंटिटीज़ में आप हर कोई एंटिटी, जो भी एंटिटी होगी, जैसे कि कोई क्लास है, दैट शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, ओपन फॉर व्हाट, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन, closed for modification, open for extension but closed for modification. This promotes the idea of extending functionality without altering the existing code. यानी कि इसी से हमारा एक आइडिया दिमाग में आ जाता है कि दैट हमें हमेशा कोड को अल्टर करने से बेहतर है कि दैट आप कोड को एक्सटेंड करो, आप कोड को मॉडिफाई मत करो, पुराने कोड को रहने दो, आप कोड को एक्सटेंड करो। इससे क्या होता है, इससे भी मैं आपको समझाऊंगा कि इससे क्या होगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, आप समझ लो, हमने एक इंटरफेस बनाया है, इंटरफेस के अंदर हमारा एक मेथड है iToken सर्विस एक इंटरफेस है, उसके अंदर एक मेथड है क्रिएट टोकन और एक मेथड है वेरीफाई टोकन एंड गेट आईडी। बताओ यहाँ पर यूजर आईडी क्या है, यूजर आईडी एक ग्रिड है। अब कभी मेरे को प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पर हमने इसी मेथड को यूज़ किया, क्रिएट टोकन एंड वी आर यूजिंग दिस मेथड वेरीफाई टोकन एंड गेट आईडी। एक दिन मैंने सोचा कि यार ये वेरीफाई टोकन एंड गेट आईडी है ना, ये ना ग्रिड रिटर्न नहीं करना चाहिए, ये स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहिए। तो मैंने इसकी रिटर्न टाइप बदल दी। अब बताओ एरर कहाँ आएगा, डाउन द स्ट्रीम। ये ऐसी बात है कि आप गंद फैला रहे हो कहाँ पे, पानी में, कहाँ पे, सोनमर्ग में, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा पानी गंदा, ठीक है। तो आप अपस्ट्रीम में गंद फैला रहे हो, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में जितना भी वो जहाँ से वो पानी जाएगा वहाँ से गंद फैल जाएगी। तो ये नहीं करना है। अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग कर दिया और उसको सेव कर दिया, आप देखोगे कि दैट सारी की सारी एप्लीकेशन बैठ जाएगी। पता है क्यों? सबसे पहले तो बैठेगा टोकन सर्विस जो इससे इनहेरिटेंस ले रहा था, है ना। तो ये मैंने गलती कर दी एक हिसाब से, बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग द विच प्रिंसिपल, OCP, ओपन क्लोजर प्रिंसिपल को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखा जाए सर्विसेज के अंदर टोकन सर्विस में सबसे पहले आप देखोगे दिस iToken सर्विस विल स्टार्ट गिविंग एरर, बिकॉज ये बोल रहा है कि टोकन सर्विस में आप iToken सर्विस को इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि वेरीफाई टोकन एंड गेट आईडी जो है वो तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, आप तो ग्रिड रिटर्न कर रहे हो। तो इसका मतलब आप मुझे कहीं ना कहीं पे जाके आगे चेंजेस करने हैं। फिर जब अगर मैं यहाँ पर भी चेंज कर लूँ, बताओ इसके बाद क्या होगा। इसके बाद आगे जाकर जहाँ पर मैंने वेरीफाई टोकन एंड गेट आईडी मेथड यूज़ किया होगा, वहाँ पर उनकी रिटर्न टाइप थी ना स्ट्रिंग, ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप थी ना ग्रिड। अब उनकी रिटर्न टाइप मुझे वहाँ पर क्या चाहिए, स्ट्रिंग। इट मीन्स डाउन द स्ट्रीम
सब जगह पर एरर आएगा, क्योंकि मैंने एक हाई लेवल मॉड्यूल के अंदर चेंज की। क्या की मैंने? हाई लेवल मॉड्यूल के अंदर मैंने चेंज की। एंड जितने भी लो लेवल मॉड्यूल्स थे वो किस पे डिपेंडेंट थे? हाई लेवल मॉड्यूल पर। टोकन सर्विस डिपेंडेंट है आई टोकन सर्विस पे, और टोकन सर्विस देखो कहाँ कहाँ पर इंजेक्ट हुआ है, यूजर कंट्रोलर में इंजेक्ट हुआ है ना? टोकन सर्विस यहाँ पर इंजेक्ट हुई है ना। कल को जब आप यहाँ पर लॉगिन पर करोगे वेरीफाइड टोकन, या आप देखोगे कोई भी मेथड जहाँ पर भी हमने उनको यूज़ किया होगा, आप देखोगे कि वहाँ पर सब जगह पर एरर आए होंगे। अब क्या था बेहतर? क्या बेहतर ये था कि मैं आई टोकन सर्विस में इसका स्ट्रिंग को ये करूँ? नहीं, इसको रहने देते हम गुइड, ठीक है, सेव करते। तो इट इज़ ओपन फॉर, सॉरी इट इज़ क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। आप मॉडिफिकेशन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मेथड्स है उनको मॉडिफाई मत करो, आप एक नया मेथड क्रिएट करो, ठीक है, और आप यहाँ पर लिखो स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसकी मतलब जैसे आप स्ट्रिंग लिखोगे, स्ट्रिंग, तो आपने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी, और आप इसको लिख रहे हो स्ट्रिंग टोकन, और आप इसमें से कोई और पैरामीटर इसके साथ ले लो, ठीक है, आया समझ? आप एक और मतलब एक और पैरामीटर इसके साथ ले लो, मान लो स्ट्रिंग ईमेल। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो मैंने एक और पैरामीटर ले लिया स्ट्रिंग ईमेल। अब चलो ये कम से कम ठीक है ना, क्रिएट टोकन, वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी, एक रिटर्न करता है गुइड और एक रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो मैंने उसी नाम से एक और मेथड क्रिएट किया, तो मैंने मेथड ओवरलोडिंग की। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको सेव करूंगा, मैं टोकन सर्विस के अंदर एक और मेथड बना लूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्रिएट टोकन बनाया है, वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी बनाया, एक और मेथड बनाएंगे जिसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। तो हम मेथड ओवरलोडिंग करेंगे। तो बेटर इज टू गो विद मेथड ओवरलोडिंग। एक और मेथड क्रिएट करो जिसमें आप मॉडिफिकेशन, जिसमें आप एक्सटेंड कर रहे हो फंक्शनैलिटी को। तो बताओ मैंने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया? मैंने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई थोड़ी किया, क्योंकि उसमें जो एग्जिस्टिंग चीज़ें थी वो तो रह जाती हैं। मैंने मॉडिफाई नहीं किया, मैंने एक्सटेंड किया, मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर ऐड किया, ठीक है, मैंने एक और मेथड कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड कर दिया। बाद में जाकर टोकन सर्विस को मैं बोल दूंगा ठीक है भाई तुम क्या करो, तुम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करो। तो एक और मेथड बन जाएगा वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी, जो क्या लेता होगा? टोकन और स्ट्रिंग ईमेल लेता होगा, और उसकी रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग होगी। तो ये जो है ना, इससे डाउन द स्ट्रीम एरर नहीं आएंगे, ठीक है, इससे मत सारा ब्रेक डाउन होगा, इससे मत सारे के सारे मेथड्स फेल हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा ओसीपी, इसको हम बोलते हैं ओपन फॉर व्हाट? ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। याद रखना ओसीपी, व्हाट इज ओसीपी? ओपन फॉर, क्लोज फॉर, वेरी गुड, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था, मैं बस आपको समझा रहा था ये। ओके, सही है ना? तो हट गया ये, सेव करते हैं। टोकन सर्विस जो है इसको भी सेव करते हैं, तो एरर हट गए, तो ये चल गया वापस, ठीक है। तो इसी तरह से, लेकिन अब यहाँ पर कैच है, नाउ यू हैव टू फॉलो बोथ द रूल्स। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, कि दैट एक बंदा एक ही काम करेगा एक क्लास के अंदर, एक ही काम नहीं। फिर तो आप मुझे बोलोगे कि सर तिल बनाओ टोकन सर्विस के अंदर फिर एक ही मेथड बनाएंगे, एक क्लास में एक मेथड, मगर फिर उससे तो बहुत सारी क्लासेस बनानी पड़ेंगी, उससे तो फिर आपका रैम भी बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करोगे किस में? हीप मेमोरी के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा रैम जाएगी, बहुत मेमोरी भी खाएगा ये, और प्रोजेक्ट भी बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम ये नहीं कहते कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि आप एक क्लास के अंदर एक मेथड बनाओ, नहीं, हम एक क्लास के अंदर एक जैसे मेथड्स बनाएंगे जो आपस में रिलेट करते हो एक दूसरे के साथ। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फिजिक्स टीचर फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएगा, है ना। कैसा होगा कि अगर फिजिक्स टीचर हिस्ट्री पढ़ाएगा, आप मानोगे? फिजिक्स टीचर मैथ पढ़ा सकता है, रिलेट करता है। अगर फिजिक्स टीचर हिस्ट्री पढ़ाएगा तो आप या तो बोलोगे कि या तो ये हिस्ट्री अच्छा पढ़ा सकता है या तो ये फिजिक्स अच्छे से पढ़ा सकता है, ये कैसे दोनों में मास्टर कर लेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पे वो होता है ना कि कोई आपका एक कोर नॉलेज जहाँ पर आपका होता है, बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, अगर फिजिक्स टीचर 10th को साइंस पढ़ा ले कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 10th को साइंस पढ़ा सकते हैं क्योंकि वो तो ईजी है और वो रिलेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और अगर वो 10th को मैथ भी पढ़ा ले कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर उसने मास्टर्स लेवल तक फिजिक्स ही पढ़ा होगा और उसने मास्टर किया होगा तो वो इजीली 10th तक भी पढ़ा सकता है साइंस। तो ये हमारा बेसिक रूल है कि दैट क्लासेस में एक जैसे मेथड्स होने चाहिए, एक क्लास सिर्फ एक सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना चाहिए। और देखो, टोकन सर्विस हमारे यहाँ पर सेशन मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, टोकन सर्विस हमारे यहाँ पर सेशन मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। इट मीन्स सेशन मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसको दी है? टोकन सर्विस को। तो इन फ्यूचर टोकन सर्विस के अंदर जितने भी आप मेथड्स कल को और बनाओगे
जितने भी सेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम किस में बनाएंगे, वो हम टोकन सर्विस में ही बनाएंगे, ठीक है। और सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाएगा, एंड हम पुराने मेथड्स को मॉडिफाई नहीं करेंगे, नए मेथड्स एक्सटेंड करेंगे, नए मेथड्स बनाएंगे, तो उससे OCP एंड SRP दोनों क्या हो जाएंगे, फॉलो हो जाएंगे। इसके बाद एक और है, दैट्स कॉल्ड एज लिस्को सबस्टिट्यूशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उसको, लिस्को सबस्टिट्यूशन प्रिंसिपल। एक और है इंटरफेस सेग्रीगेशन, एंड एक और है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। अब देखिए, लिस्को सबस्टिट्यूशन की कोई एग्जांपल मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एनालॉजी के तहत इसको समझाऊंगा। लिस्को क्या बोलता है कि दैट जो सब टाइप होती है या जो सब क्लास होती है या जो डिराइव्ड क्लासेस होती हैं, है ना, डिराइव्ड क्लासेस जो कहीं से इनहेरिट हो, कहते हैं कि वो डिराइव्ड क्लासेस ऐसी होनी चाहिए कि वो सबस्टिट्यूट होनी चाहिए पेरेंट क्लासेस के, यानी कि पेरेंट क्लास में और इनहेरिटेड क्लास में वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सबस्टिट्यूट। उनमें मतलब लगभग आप पेरेंट क्लास की जगह पर इनहेरिटेड क्लास को भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको ऐसे समझाऊँ, एनालॉजी के तहत हम समझते हैं। मान लो आप कहीं जाते हो किसी रिश्तेदार के यहाँ पे, ठीक है, शादी है किसी की, तो अब उन्होंने आपके पापा को इनवाइट किया है, ठीक है। अब पापा लेकिन बिजी हैं, वो आपको भेजते हैं। अब आप भी बहुत बड़े हो गए हो, ठीक है, अब आप भी ठीक ठाक बड़े हो गए हो, तो आप वहाँ पर गए। अब उन्होंने बोला पापा क्यों नहीं आए, तो आपने उनको बोला कि पापा के बदले मैं आया हूँ, ना। या उनकी आपकी मामा उनको फ़ोन पे बोलेगी अब चाहे इसके पापा आए या ये आए, ये तो सेम ही है। अब बताओ एक बंदा अब कब हो जाएगा इसके बराबर कि दैट सोहिक पनिस्मुअल से जिम्मेदारी तेरेटित, जब मतलब इतना वो एज में बड़ा हो जाएगा कि दैट वो अपने बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। यानी कि जो इससे पहले उसका पापा काम करता था, वो रिश्तेदारों के यहाँ जाता था ईद के दिन क्या किसी फेस्टिवल के दिन, इसी तरह से अब उसका बेटा उसके बदले में जाएगा। तो बताओ उसका बेटा जो उसे इनहेरिटेड था अपने फादर से, अब उसने किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अपने पेरेंट की। तो यही होता है लिस्को सबस्टिट्यूशन। लिस्को सबस्टिट्यूशन बोलता है कि सब टाइप्स derived classes must be substitutable for their base types without altering the correctness of the program। प्रोग्राम के करेक्टनेस को अल्टर किए बगैर एक इनहेरिटेड क्लास सबस्टिट्यूटेबल होनी चाहिए, किसको, एक पेरेंट क्लास को। मैंने एनालॉजी से समझाया, अब आप खुद ही देखो कि आप इतने बड़े कब हो जाओगे कि दैट अब अपने पापा के रिश्तेदारों के पास जाओ और फिर आपके पापा जो आपके जो रिश्तेदार है वो आपको आपके फादर के जैसा ही समझे, ठीक है, ओके। मलाल गैस नहीं, वरना आप कभी ईदी ले जाने जाओगे कहीं पे, दबने सुक्या जाम पान चुना, आप उनको बोलते हैं मैं सुई आए बुई शायद हिशी का था, है ना, ऐसा बोलते हैं ना हम। लेकिन ऐसा कब होता है, अभी आप छोटे हो 8th में, चाहे आप करोगे ऐसा 8th में हो और आप पापा अपने बदले आपको भेजेगा, वो मानेंगे वहाँ पर, न बोलेंगे तो ये तो छोटा बच्चा है, इसको क्या भेजे, है ना। तो इज्जत पे फ़र्क पड़ जाएगी वहाँ पर कि पापा खुद नहीं आए। लेकिन एक लड़का और इसी तरह से एक लड़की मान लो, वो भी जब कभी जाएगी तो शायद वो अपने मामा को कभी रिप्लेस कर सकती है इन फ्यूचर, है ना। तो ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं लिस्को सबस्टिट्यूशन। और ऐसा आपको ये मैंने एनालॉजी बताई, ठीक है। आप कहीं पे पूछेंगे तो एनालॉजी ही नहीं बोल देना, ठीक है, उनको डेफिनेशन ही बोल देना कि दैट लिस्को सबस्टिट्यूशन सेज कि दैट द सब टाइप्स शुड बी सबस्टिट्यूटेबल फॉर देयर बेस टाइप्स विदाउट अल्टरिंग द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इंटरफेस देखो, सेग्रीगेशन किसको बोलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स पढ़ा होगा आपने, है ना, इसी तरह बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है, सेग्रीगेट करना, डिफरेंशिएट करना, अलग करना। तो कहता है कि दैट वो चीज़ें जो उस इंटरफेस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, आप उसको उनके ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ। यानी कि मैं आपको ऐसे समझाऊं, इसका सिंपल मतलब ये है कि दैट आपको छोटी छोटी इंटरफेसेस बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए, छोटी छोटी इंटरफेसेस में ज़्यादा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मत, मतलब आप एक इंटरफेस बना रहे हो, जैसे हमने आई टोकन सर्विस बनाया है, तो बताओ मुझे आई टोकन सर्विस के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आपने डिफाइन किए हैं, क्रिएट टोकन एंड वेरीफाई टोकन एंड गेट आईडी, 2 ही किए हैं मैंने। तो मान लो अब मैंने वहाँ पर और 6-7 कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन किए। देखो क्या हो सकता है उसमें, समझो अगर मैं आई टोकन सर्विस के अंदर यहाँ पर बहुत सारे और मेथड्स यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, टोकन सर्विस जब इनहेरिट करेगा आई टोकन सर्विस से, बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर सब की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि तो तब तक एरर देगा,
है ना। अभी आपने देखा कि दैट अगर मैं आई टोकन सर्विस के अंदर एक और यहाँ पर क्या क्रिएट करूँ, अगर मैं यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट करूँ फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ मुझे टोकन सर्विस यहाँ से एरर देती है। एरर क्यों देती है? बोलता है कि आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये एक तरह से हो गया ना ज़बरदस्ती, मुझे नहीं करना है यहाँ पर इंप्लीमेंट, मुझे कहीं और पे करना, कोई मेथड कोई दूसरा चीज़ था वो, उसकी इंप्लीमेंटेशन मैं कहीं और पे करना चाहता हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि क्योंकि मैंने इंटरफेस में डिफाइन किया मेथड को, इट मींस मुझे अब टोकन सर्विस में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आई टोकन सर्विस को इनहेरिट किया है आई टोकन सर्विस से। इट मींस अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दैट आप टोकन सर्विस में सारे के सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करो। लेकिन क्या है कि अगर कहीं और पे आप, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। आप ऐसा करो, आप इंटरफेसेस बहुत सारी बनाओ, ठीक है, आप इंटरफेसेस क्या बनाओ, बहुत सारी, एंड छोटी छोटी इंटरफेसेस के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन करो, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। देखो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर इंटरफेस, चलो मैं एक और इंटरफेस बनाता हूँ, ठीक है, और इसमें मैंने एक नई फाइल बनाई और ये इंटरफेस ही है, इसकी एग्जांपल भी आप समझ लोगे, इंटरफेस, और मैं इस इंटरफेस का नाम रखूँगा, चलो आई टोकन। क्या नाम रखा मैंने? आई टोकन, बस खाली आई टोकन नाम रखा मैंने, आई टोकन नाम रखा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आई टोकन डॉट सी एस नाम से क्या बन गई, ठीक है, आई टोकन नाम से क्या बन गई एक, और हाँ इसका नाम आई टोकन आई कैपिटल होना चाहिए, तो मैं इसका नाम थोड़ा बदल देता हूँ, इसके नाम में हम आई क्या रखेंगे, कैपिटल। तो नेमिंग कन्वेंशन में पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, मैंने आई टोकन नाम से यहाँ पर क्या बनाई, एक इंटरफेस बनाई। एंड मैं एक काम करता हूँ, ये तीसरा मेथड मैंने डिफाइन किया ना, ये मैं आई टोकन में डिफाइन करूँगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे, देखो भाई, अब किया सेव, यहाँ पर सेव, ठीक है, ओके, मुझे पता है ये उसके है VS कोड के एरर्स, ये सबको आ रहे हैं अभी। अब देखो आप, आई टोकन सर्विस और मेरे पास क्या है यहाँ पर, आई टोकन है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर टोकन सर्विस ने इनहेरिट किया है आई टोकन सर्विस से, ये एरर तो नहीं दे रहा, ठीक है, ये एरर तो नहीं दे रहा है ना, मत दे रहा एरर, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सेग्रीगेट किया इंटरफेसेस को। सेग्रीगेशन समझते हैं ना आपने, लेकिन मैंने इंटरफेसेस को क्या किए, हिस्से, मैंने सेग्रीगेट किया, अलग अलग किया उनको। मैंने आई टोकन एक बनाई और आई टोकन सर्विस एक बनाई, तो दो इंटरफेसेस मैंने बनाई। अब बताओ मुझे, क्या एक क्लास कितने क्लासेस से इनहेरिटेंस ले सकता है? हाँ, आप में से जिसको आंसर पता है वो हाथ खड़ा करे। एक क्लास कितनी क्लास से इनहेरिटेंस ले सकता है, आप बताओ। हाँ, आप बताओ, एक से, ठीक है। एक क्लास कितने इंटरफेस से इनहेरिटेंस ले सकता है? हाँ, मल्टीपल, वेरी गुड। तो टोकन सर्विस, आई टोकन सर्विस, ठीक है, यहां पर आप लगाओ कॉमा, कॉमा के बाद आप लिखो आई टोकन, लिख सकते हैं आई टोकन, तो आई टोकन, तो आई टोकन। अब देखो ऐसे किया ना मैंने, ऐसे एक चीज है यहां पर कि दैट अब मुझे आई टोकन को भी इंप्लीमेंट यहां पर करना है, लेकिन ये मेरे मर्जी है ना कि दैट मैं यहां पर इंप्लीमेंट करूं कि नहीं, बिकॉज टोकन सर्विस इज इनहेरिटिंग फ्रॉम टू इंटरफेसेस। इट मींस उन दोनों की इंप्लीमेंटेशन कहां पर होगी, यहां पर। लेकिन ये किसके कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं कभी भी यहां से आई टोकन को हटा के उसकी इंप्लीमेंटेशन कहीं और पे कर सकता हूं, ठीक है। इस तरह से आप इजी डीकपलिंग कर सकते हो। आप चाहो यहां पर इंप्लीमेंटेशन करना तो ठीक है, आई टोकन आप इनहेरिट यहां पर कॉमा लगा के क्या लगा लो, आई टोकन, ठीक है। अगर नहीं करना है तो डिलीट कर दो, डीकपल खुद से हो जाएगा। आया समझ? तो कपलिंग डीकपलिंग, जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं, जब आपको कहीं दूर जाना है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल पहुंचाना है। अब ट्रेन के थे 50 डिब्बे, हाँ, लेकिन माल बहुत ज़्यादा है, तो आप बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसमें और डिब्बे जोड़ देंगे, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर डिब्बों और डिब्बों के बीच में वेल्डिंग की होती तो ऐसा मुमकिन था? नहीं, है ना, मत था। तो डीकपलिंग में क्या है कि दैट हमको मान लो तमिलनाडु जाना है और वहाँ पर हमें बहुत सारा सामान ले जाना है दूसरे किसी स्टेट से, महाराष्ट्र से मान लो। तो हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र ट्रेन वालों को बोलते हैं कि दैट हमको और 50 डिब्बे चाहिए, तो ठीक है, एक ही ट्रेन बन जाएगी, ठीक है, और एक ही इंजन उनको खींचेगा। अब वो दूसरी बात है कि फिर इंजन 50 से
100 डिब्बों को खींच सकता है कि नहीं, फिर हमको एक और इंजन भी लगाना पड़ेगा, लेकिन चलो कम से कम हम क्या कर सकते हैं, 50 डिब्बों के साथ 10 डिब्बे ही ऐड कर सकते हैं ना फिर भी, क्योंकि हमारे पास वो ईजीली, आप देखते हो वो ट्रेन के डिब्बों के अंदर वो क्या होता है, वो लिंक होता है बीच में, और वो लिंक आप कभी भी खोल भी सकते हो। और गदर मूवी तो देखी होगी ना तुम लोगों ने, ठीक है, जिसमें वो डिब्बा ही खोल देता है, वो पूरी की पाकिस्तान ही वहीं रह जाती है, ठीक है, पाकिस्तान में ही, और वो खुद इंडिया आ जाते हैं। तो वो उसी को हम बोलते हैं कपलिंग एंड डी कपलिंग। अगर मुझे कभी लगा कि दैट मैं आई टोकन का भी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करना चाहता हूँ, यहीं पे, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर आई टोकन भी लिखूंगा, और आप देखोगे जैसे ही मैं देखो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, आई टोकन लिखा, एरर दिया, क्यों दिया इसने एरर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जब मैं इसको बोलूँगा तुम इसको ठीक करो क्विक फिक्स इम्प्लीमेंट इंटरफेस, तो देखो इसने यहाँ पर वेरीफाई टोकन एंड गेट आईडी एक मेथड बना लिया। लेकिन बताओ मुझे इसका कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कहाँ पे हुआ था, इसका कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन आई टोकन सर्विस में हुआ है या आई टोकन में हुआ है, आई टोकन में हुआ है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ इंटरफेसेस, एंड दिस इज अ रूल, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स्ड, मतलब फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। यहां पर कौन था क्लाइंट हमारा, यहां पर हमारा क्लाइंट था टोकन सर्विस, ठीक है, यहां पर हमारा क्लाइंट कौन था, टोकन सर्विस। इससे पहले अगर तीनों के तीनों मेथड्स किस कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन हुए थे, आई टोकन सर्विस में, तो हम मजबूर थे कि उसको इंप्लीमेंट करना है। यहां पर आपको अपनी मर्जी है, आप यहां पर आई टोकन हटा लो, ठीक है, और जैसे आप ये हटाओगे तो ये भी हटा दो, तो खेल खत्म, ठीक है, आया समझ। तो ये यहाँ पर आप समझो इस चीज़ को, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल। लेकिन ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स आपको एक साथ फॉलो करने हैं। आपको ISP को, आपको लिस्ट को, सब्स्टिट्यूशन को, LSP, ISP, OCP, SRP, ये सब को क्या करना है, एक साथ फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एक रूल को फॉलो किया तो दूसरा टूट गया। अगर वैसा होता है ना, इट मीन्स यू आर नॉट ए गुड प्रोग्रामर। अच्छा, एक और है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल दैट इज DIP, ये हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद आप कल इसके ऊपर मुझे एक चार्ट बना के दोगे, ठीक है, हाथों से लिख के बड़े चार्ट पे, ये इस पर सॉलिड प्रिंसिपल्स पर, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल सुनिए क्या होता है। अब कहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एक लो लेवल मॉड्यूल पर। एक हाई लेवल मॉड्यूल कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एक लो लेवल मॉड्यूल पर। मैं आपको ऐसी बात बताऊं, एक 30 साल का लड़का है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है सैलरी के लिए या जॉब के लिए एक 18 साल के लड़के के ऊपर, तो उस वक्त ईगो हर्ट हो जाएगी। क्यों, आप बड़े हो, वो छोटा है ना, तो आप सोचोगे यार इतना छोटा लड़का, मुझे इसके अंडर काम करना है। तो ये जो है ना, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल में हम बोलते हैं कि दैट हाई लेवल मॉड्यूल्स हमेशा किसके ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, हाई लेवल मॉड्यूल कभी भी लो लेवल मॉड्यूल पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। उल्टा क्या होना चाहिए कि दैट लो लेवल मॉड्यूल डिपेंडेंट होना चाहिए किस पर, हाई लेवल मॉड्यूल पर। अभी देखो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अगर कोई हाई लेवल मॉड्यूल लो लेवल मॉड्यूल पर डिपेंडेंट है, कितने चांसेस हैं कि दैट लो लेवल मॉड्यूल के अंदर चेंजेस आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा। इसके बहुत चांसेस है कि दैट लो लेवल मॉड्यूल के अंदर आए दिन चेंजेस आती रहती, बिकॉज दैट्स अ लो लेवल मॉड्यूल डिजाइनड बाय न्यू, फॉर एग्जांपल न्यू डेवलपर, एक नया डेवलपर है जिसके पास 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है, उसी ने वो मॉड्यूल क्या किया है, डेवलप किया है। अब एक पूरे का पूरा बड़ा सा एप्लीकेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इस लो लेवल मॉड्यूल के ऊपर थोड़ी सी भी चेंज आ गई, इसका मतलब हाई लेवल मॉड्यूल्स के अंदर चेंज आ जाएंगी और पूरी की पूरी एप्लीकेशन बैठ जाएगी। तो इसीलिए हम कभी भी एक हाई लेवल मॉड्यूल को लो लेवल मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखते। अब बताओ, टोकन सर्विस एक हाई लेवल मॉड्यूल है या एक लो लेवल मॉड्यूल है? वो एक हाई लेवल मॉड्यूल है। हाँ, मैं बताऊंगा कैसे, बिकॉज हमारे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में उसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन हुआ है। टोकन, जिस चीज़ को आप इंजेक्ट करोगे, ठीक है, वो एक हाई लेवल मॉड्यूल ही होता है। जैसे टोकन सर, SQLDB कॉन्टेक्स्ट इज अ हाई लेवल मॉड्यूल, इंजेक्ट हुआ है आपके सर्विसेज के अंदर, आपके इनमें कंट्रोलर्स के अंदर, है ना। तो इसीलिए आप यार उसमें, और SQLDB कॉन्टेक्स्ट दैट इज टेकिंग इनहेरिटेंस फ्रॉम अ DB कॉन्टेक्स्ट, है ना, वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं। अगर उसके अंदर चेंजेस आएंगे ना, तो आप देखो दुनिया की कितनी सारी एप्लीकेशंस बैठ जाएंगी। इसीलिए आप देखते हो कि जब EF कोर का जब नया वर्जन निकलता है,
जब उसका नया वर्जन मार्केट में आता है, या तो अगर हम नए वर्जन के ऊपर चेंज करें कि अगर हम नए वर्जन के ऊपर आ गए, या तो हमें सारे के सारे मेथड्स नए लिखने हैं, लेकिन याद रखना EF कोर कभी भी अपने कोर मेथड्स को चेंज नहीं करता। अगर उनके यहाँ पर मेथड है फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक, तो ये पिछले 10 साल से अगर था तो ये आज भी है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, कितना बेवकूफ़ होगा वो बंदा अगर वो फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक के मेथड में कुछ चेंज करे। बताओ मुझे, फिर सारी दुनिया की एप्लीकेशंस का क्या बनेगा? क्योंकि हमने कितनी जगह पर फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक मेथड यूज़ किया होगा। इसीलिए जो फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक मेथड है दैट इज कमिंग फ्रॉम एन SQL DB कॉन्टेक्स्ट। SQL DB कॉन्टेक्स्ट है ना, हाई लेवल मॉड्यूल, एंड अगर देखा जाए तो वो एक इंटरफेस से आया होगा, वो एक एब्स्ट्रैक्शन से आया है ना। यानी कि हमें नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे मेथड्स काम कर रहे हैं, कौन उनको संभाल रहा है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेसेस के थ्रू हमारे यहाँ पर आया है। इसी तरह से हमारा iToken सर्विस, जहाँ जहाँ पर आपने SQL DB कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट किया, वहाँ वहाँ पर आपने टोकन सर्विस को भी इंजेक्ट किया। तो टोकन सर्विस इज ऑल्सो एन हाई लेवल मॉड्यूल, ठीक है। इसके अंदर भी चेंजेस नहीं लानी चाहिए, क्योंकि उससे फिर पूरा ब्रेक डाउन होगा। ये ऐसी बात हो गई कि दैट हम पानी पे एक स्ट्रीम है और उस स्ट्रीम में हम कहाँ पर गंद मचा रहे हैं, ऊपर अपर प्लेस पर, तो उससे सारा कुछ खराब हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल्स। बोलता है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। दोनों ही किस पर डिपेंड होने चाहिए? एब्स्ट्रैक्शंस पर। दिस प्रमोट्स द डीकपलिंग ऑफ द कंपोनेंट्स थ्रू एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेसेस। तो जो मैं बात आपको बोल रहा था कि दैट असल में ये मॉड्यूल्स किस पर डिपेंडेंट होनी चाहिए? एब्स्ट्रैक्शंस और इंटरफेसेस पर। जैसे कि SQL DB कॉन्टेक्स्ट वो किस पर डिपेंडेंट है? एब्स्ट्रैक्शन पर। एंड टोकन सर्विस वो डिपेंडेंट है इंटरफेस पर, ठीक है। इट मींस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो मैं कोड लिख रहा था, आई वाज फॉलोइंग द सॉलिड प्रिंसिपल्स। सो आज की क्लास हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो बाकी जिसको जाना होगा वो जा सकता है, बाकी लोग आप लोग जो है काम करोगे।